हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे तुम्हारा ये सुनहरी रंग बहुत पसंद है, जैन शाह ने दांत पीसते खबासत से कहा तो मुस्कान दीवार से लगती रोने लगी। रोने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही देने से पहले सोचना चाहिए था। मुस्कान को बेड पर धक्का देते वो हावी हुआ तो मुस्कान का जिस्म बुरी तरह लरसने लगा और वो होश खोती जैन शाह की बाहों में बेहोश हो गई। तुम्हारी एक गवाही ने मेरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। अब तुम सारी जिंदगी मेरी पनाहों में अजियत बर्दाश्त करोगी। गुस्से से कहते वो कमरे से निकल गया। कुछ देर में निकाह ख्वां और गवाह आन आ गए तो उसने जबरदस्ती मुस्कान से निकाह। मुस्कान धूप और गर्मी से बुरी तरह नढाल हो चुकी थी। प्यास के मारे उसका हलक खुश्क हो रहा था। उसने पानी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई थी, मगर उसे पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। वो अपना स्टॉप आने से पहले ही बस से उतर गई थी, क्योंकि उसे आज अपनी अम्मी के लिए दवाइयां लेकर घर जाना था। मगर बस से उतरने के बाद उसे एहसास हुआ कि सूरज सवा नेज़े पर आ गया है। अब यहां से उसे चलकर काफी दूर तक जाना था। मुस्कान ने एक ठंडी सांस भरी और पैदल चलने लगी। पसीने के नन्हे नन्हे से कतरे उसके माथे पर चमकने लगे थे। वो जल्दी जल्दी कदम उठा रही थी। अभी वो कुछ दूर ही गई थी कि जब उसके बैग में रखा मोबाइल फोन बजने लगा। मुस्कान ने कोफ्त से अपने कंधे पर लटके बैग को देखा था और आने वाली कॉल को नजरअंदाज किया, मगर जो कोई भी उसे फोन कर रहा था उसे बिल्कुल सब्र नहीं था। मुस्कान ने सड़क पर किनारे खड़े होकर अपने बैग से फोन निकाला। स्क्रीन पर रोशनी का नंबर जगमगा रहा था। मुस्कान ने नफी में सर हिलाया और फोन उठाकर कान से लगा लिया। रोशनी, तुम कहाँ हो और इतने दिनों से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? मुस्कान चलते हुए उसे पूछ रही थी। दूसरी जानिब से उसे रोशनी की भीगी हुई आवाज सुनाई दी। मुस्कान, तुम कहाँ हो? प्लीज मुझसे मिलने आ सकती हो? मुस्कान रोशनी की आवाज सुनकर बुरी तरह परेशान हो गई। रोशनी, क्या हो गया है? तुम रो रही हो? कुछ हुआ है? मुस्कान ने परेशान से लहजे में रोशनी से इस्तफसार किया था। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, बस तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। रोशनी ने अपनी बात करके फोन रख दिया। मुस्कान ने कान से फोन हटाकर हैरानी से फोन की तरफ देखा। रोशनी फोन काट चुकी थी। मुस्कान को सही मायनों में परेशानी ने घेर लिया था। वो मेडिकल स्टोर की तरफ जाने के लिए तेज तेज कदम उठाने लगी। उसे जल्द अज जल्द अम्मा की दवाइयां लेकर घर पहुंचना था और फिर रोशनी से मिलने भी जाना था। उसकी मेडिकल स्टोर में जाकर अम्मा के लिए दवाइयां ली और पैदल ही बस स्टॉप की तरफ आई थी। उसके पास बस इतने ही पैसे बचे थे कि या तो वो पानी की बोतल ले सकती या बस का किराया अदा कर सकती। इसलिए उसने अपने हलक में उगने वाले कांटों को नजरअंदाज किया। कुछ देर बाद बस में धक्के खाने के बाद वो घर पहुंच गई। घर में दाखिल होते ही उसने एक सुकून का सांस भरा। वो जल्दी से पानी के कूलर के पास जाकर पानी का गिलास भरकर अपने लबों से लगा रही थी। अम्मा, ये आपकी दवाइयां हैं। मैं रोशनी के घर जा रही हूं, कुछ देर में आ जाती हूं। मुस्कान ने दवाइयां अपनी मां के हाथ में पकड़ाते कहा और घर से दोबारा बाहर निकल गई। रोशनी का घर मुस्कान के घर से कुछ फासले पर था। मुस्कान ने तेज तेज चलते 15 मिनट का फासला 10 मिनट में तय किया। वो रोशनी के घर में दाखिल हुई तो रोशनी की भाभी उसे सहन में ही बैठी दिखाई दी। रोशनी की भाभी ने कटीली नजरों से मुस्कान को देखा। शुक्र है तुम आ गई। अब तुम जाकर रोशनी से पूछो कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो 3 दिन से अपने कमरे में बंद है, न जाने किस बात का सोग मना रही है। रोशनी की भाभी शैला ने तंजिया लहजे में मुस्कान से कहा था। शैला की बात सुनकर मुस्कान मजीद परेशान हो गई। वो शैला को कोई भी जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गई। वो रोशनी के कमरे में दाखिल हुई तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया था। रोशनी, ये सब क्या है? तुम अंधेरा किए क्यों बैठी हो? मुस्कान ने परेशानी से उसे मुखातिब किया था। अगले ही पल कमरे की लाइट रोशन हुई और रोशनी अपनी जगह से उठकर मुस्कान के गले से लगी थी। वो मुसलसल रोए जा रही थी। रोशनी, क्या हुआ? मुझे कुछ बताओ तो सही।
तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? मुस्कान ने रोशनी को खुद से अलग करते सवाल किया था। रोशनी की आंखें रोने की वजह से बुरी तरह सूज गई थीं। यहां तक कि उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मुस्कान ने रोशनी को उसके कंधों से थामा और उसे ले जाकर बेड पर बिठाया। साइड टेबल पर ही पानी का जग रखा था। उसने ग्लास में पानी पलटकर रोशनी की तरफ बढ़ाया। रोशनी ने एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया और ग्लास मुस्कान को थमा दिया, मगर अब भी उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रोशनी, ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह रोए जा रही हो? इतने दिन से यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही थी और ना ही मुझे कुछ बता रही हो। अगर अब तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं यहां से चली जाऊंगी, फिर अकेली बैठकर रोती रहना। मुस्कान को इसके इस तरह से रोने पर बुरी तरह गुस्सा आ गया था। वो पहले ही यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई थी, ऊपर से रोशनी की ये हालत देखकर वो बुरी तरह परेशान हो गई। रोशनी ने रोते हुए मुस्कान की तरफ देखा और फिर अपने आंसू साफ किए। मुस्कान, उस लड़के के पास मेरी तस्वीरें हैं। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उससे मिलने नहीं गई तो वो मेरी तस्वीरें लीक कर देगा। अगर उसने ऐसा कर दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। रोशनी ने हिचकियां लेते हुए मुस्कान को अपने रोने की हकीकत बताई थी। मुस्कान ने अचंभे से रोशनी की तरफ देखा। वो अब भी रोशनी की बात पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। तुम क्या कह रही हो? किस बारे में बात कर रही हो? मुस्कान ने हैरान परेशान होते रोशनी से सवाल किया। ये सच था कि रोशनी ने मुस्कान को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसने मुस्कान से ये सब कुछ छुपाया था। उसे डर था कि मुस्कान उसे उस रास्ते पर जाने से रोकेगी, उसे समझाएगी। उस वक्त तो रोशनी के सर पर मोहब्बत का भूत सवार था। वो बाबर की मोहब्बत में पूरी तरह डूब गई थी, इसलिए अब उसने मुस्कान को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मगर अब जब पानी सर से ऊपर हो गया तो मुस्कान को सब कुछ बताने के सिवा अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं बाबर के बारे में बात कर रही हूं, रोशनी ने शर्मिंदा होते सर झुकाते उसे जवाब दिया। बाबर का नाम सुनकर मुस्कान अपनी जगह से हिल ही न सकी। वो आंखें फाड़े हैरानी से रोशनी को देख रही थी। रोशनी, मुझे सब कुछ सच सच बताओ और पूरी बात बताओ। मुझे तुम्हारी अधूरी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मुझे ठीक तरह से बताओ, आखिर हुआ क्या है? मुस्कान ने रोशनी के बराबर में बैठते नरम लहजे में कहा था। रोशनी ने अपने आंसू साफ किए और एक गहरी सांस भरी। हमारी यूनिवर्सिटी के दूसरे डिपार्टमेंट में बाबर है। मेरी उससे मुलाकात 2 माह पहले हुई थी। पहले हम दोनों में सिर्फ दोस्ती थी और ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में कब बदली मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका। वो मुझे अच्छा लगने लगा था। उसने भी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मैं खुद को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझने लगी थी। ये कहकर रोशनी ने सांस लिया था, जबकि मुस्कान हैरत से आंखें फाड़े उसकी बातें सुन रही थी। ये सब कुछ कब हुआ? मुस्कान को कुछ भी मालूम नहीं हो सका था। रोशनी, इतना सब हो गया मगर तुमने एक बार भी मुझे कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा। तुम किस लड़के से दोस्ती कर रही हो और मुझे उस बारे में कोई खबर ही नहीं। मुस्कान ने अपना सर थाम लिया था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझे उससे रोक देती। काश मैं पहले तुम्हें सब कुछ बता देती तो आज मुझे ये दिन तो ना देखना पड़ता, मेरी जिंदगी यूं तबाह तो ना होती। रोशनी ने मुस्कान का हाथ थामते बेबस लहजे में कहा तो मुस्कान बस उसे देखकर रह गई। मुस्कान को समझ ही नहीं आ सका कि इस मौके पर वो उसे क्या बोले। बाबर ने मुझे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था। हम लोग अक्सर मिलते रहते थे और वहीं उसने हम दोनों की कुछ तस्वीरें बनाई थीं। वो तस्वीरें बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। अब वो मुझे धमकी दे रहा है, अगर मैं उसके साथ रात गुजारने से इनकार करूंगी तो वो मेरी तस्वीरें लीक कर देगा। उसकी इस धमकी की वजह से मैं मजबूर हो गई और उसके साथ मैंने एक रात गुजार ली। मुझे लगा वो मुझे धमकी नहीं देगा, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। अब वो मुझसे कह रहा है
कि मैं कुछ वक्त उसके दोस्तों के साथ भी गुजारूं। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? ये कहते रोशनी अपने बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़कर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि मुस्कान दुम साधे उसे देख रही थी। ये सब कुछ सुनने के बाद मुस्कान को लगा कि अब वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। उसकी आंखों के सामने उसकी दोस्त गुनाहों के दलदल में गिर गई थी और उसे कुछ खबर भी ना हो सकी। मुस्कान, अगर भाई भाभी को यह सब पता चल गया तो वो लोग मुझे घर से निकाल देंगे। भाभी तो पहले ही मुझसे नफरत करती हैं। ये सब जानने के बाद तो वो जाने मेरा क्या हशर करेंगी। बाबर कहता है मैं उसके दोस्तों को भी खुश करूं। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? रोशनी फूट फूट कर रो रही थी और मुस्कान तो बस आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। वो चाहकर भी रोशनी के लफ्जों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। रोशनी, तुम जानती हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर चुकी हो। मुस्कान की दबी दबी सी आवाज उभरी। मुस्कान, मुझे क्या पता था कि बाबर मेरे साथ ये सब कुछ करेगा। मुझे तो लगा था वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। जब ही मैं उसे अपना आप सौंप बैठी थी, मगर मैं सच में नहीं जानती थी कि वो मुझे धोखा देगा, मेरे जज्बात के साथ खेलेगा। रोशनी की हालत रो रो कर बुरी हो चुकी थी। मुस्कान ने खौफ से दरवाजे की सिमत देखा, कहीं शैला उन दोनों की बातें ना सुन ले। अगर शैला के कान में यह सब पड़ जाता तो घर में एक कोहराम बर्पा हो जाता। रोशनी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या सलूक होता। मुस्कान के पास इस बात का कोई हल नहीं था। यूनिवर्सिटी में हर कोई बाबर को जानता था और उसकी वजह शोहरत बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। रोशनी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? ये सोच सोचकर मुस्कान का दिमाग फटा जा रहा था। ठीक है, अब तुम परेशान मत हो, इस बात का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। मुस्कान ने उसे झूठी तसल्ली दे दी थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस बात का कोई हल नहीं है। वो बाबर जैसे कमजोर इंसान के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकती। बाबर के पास रोशनी की कमजोरी थी, जिसे वो अच्छे से इस्तेमाल करना जानता था। मुस्कान फिलहाल तो रोशनी को तसल्ली देकर घर आ गई, मगर वो अपनी दोस्त को यूं तन्हा नहीं छोड़ सकती थी और ना ही उसकी जिंदगी बर्बाद होते देख सकती थी। अगले रोज मुस्कान यूनिवर्सिटी गई और उसने बाबर से बात करने की ठान ली। वो बाबर से बात करके उसे एहसास दिलाना चाहती थी कि वो रोशनी के साथ कितना गलत कर रहा है, मगर वो भूल चुकी थी कि बाबर ऐसा शख्स है जो अपना ज़मीर बेच चुका है। रोशनी जैसी कमज़ोर और बेबस लड़कियों को अपने जाल में फंसाना ही उसका काम है। मुस्कान बाबर के डिपार्टमेंट में पहुंची तो उसे दूर से ही बाबर नजर आ गया, क्योंकि बाबर की वजह शोहरत की वजह से यूनिवर्सिटी में हर कोई उससे वाकिफ था। बाबर के साथ इस वक्त उसका कोई दोस्त मौजूद था। मुस्कान सीधी बाबर की जानिब बढ़ी। मुझे आपसे बात करनी है, मुस्कान ने बाबर को मुखातिब किया। उसने चौंक कर मुस्कान की तरफ देखा और साथ ही बाबर के साथ खड़े उसके दोस्त ने भी चौंक कर मुस्कान को देखा। यह तो आए रोज का मामूल था कि वो कोई ना कोई लड़की बाबर को ढूंढते हुए आ जाती थी, क्योंकि उसकी बुरी शोहरत के बावजूद लड़कियों को उसमें कशिश महसूस होती थी, क्योंकि बाबर एक अमीर बाप का बेटा था जो अपने पैसे की नुमाइश करने से जरा भी चूकता नहीं था। बाबर ने मुस्कुराकर जैन की तरफ देखा और उसे आंख के इशारे से दूर जाने को कहा। अब एक लड़की खुद चलकर उसके पास आई थी तो वो इतना सुनहरा मौका कैसे गंवा सकता था। जैन शाह मुस्कुराता हुआ उन दोनों से दूर हो गया, क्योंकि वो भी अपने दोस्त की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ था। कहिए मोहतरमा, आपको मुझसे क्या बात करनी है? बाबर ने अपने सीने पर हाथ बांधते मुस्कुराते हुए मुस्कान से पूछा। मुस्कान ने जब्त से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तुम रोशनी का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों उस मासूम की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे लगे हो? मुस्कान ने दांत पीसते बाबर से कहा। रोशनी का नाम सुनकर बाबर ने चौंक कर मुस्कान की तरफ देखा और ज़ेरे लब रोशनी को गाली निकाली। बाबर ने रोशनी को धमकाया भी था कि वो ये बात किसी को ना बताए, मगर रोशनी ने मुस्कान को सब कुछ बता दिया था
और अब मुस्कान उसके सामने खड़ी उससे सवाल कर रही थी। तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली? पहले जाकर उस लड़की से पूछो, वो खुद मेरे पीछे आई थी, मेरे प्यार में पागल हो गई थी। बाबर ने सर्द लहजे में मुस्कान से कहा था। मुस्कान ने जख्मी नजरों से उसे देखा। मैं ये नहीं कह रही कि वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे लिए उसने अपनी इज्जत तक का ख्याल नहीं किया, और तुम उस पर इस बात के लिए जोर दे रहे हो कि वो तुम्हारे दोस्तों के लिए दिल बहलाने को सामान बन जाए। कुछ तो ख्याल करो। मुस्कान ने उसे मलामत की थी। मुस्कान की बात सुनकर बाबर ने बिगड़कर मुस्कान की तरफ देखा। उस जैसी लड़कियों का यही हाल होना चाहिए, जिन्हें ना ही अपनी इज्जत की परवाह है और ना ही अपने माँ बाप की इज्जत की। उसने अपनी मर्जी से अपनी इज्जत मेरे कदमों में डाली थी और अब उसे मसला हो रहा है। बाबर मुस्कान की कोई भी बात समझने को बिल्कुल तैयार नहीं था। मुस्कान ने थकी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम एक कैसे इंसान हो? एक लड़की तुमसे मोहब्बत करती है और तुम उसके साथ ये सलूक कर रहे हो। तुम उसे अपने दोस्तों के दरमियान खिलौना बनाना चाहते हो। वो भी किसी की बेटी है, जीती जागती इंसान है। मुस्कान ने उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं जानती थी कि सामने वाले का ज़मीर मर चुका है। भाई, उसने मुझे खुश कर ही दिया है, तो उसका फर्ज है कि मेरे दोस्तों को भी खुश करे। वो क्या है ना, हम सारे दोस्त हर चीज़ मिल बांट कर खाते हैं। अब तुम्हारी दोस्त मुझसे मोहब्बत कर बैठी है, तो उसे उसकी मोहब्बत की सज़ा मिलकर रहेगी। बाबर ने मुस्कान की जानिब झुकते कमीनगी से मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही जैन को 2 मिनट रुकने का इशारा किया। मुस्कान ने भी घूमकर जैन की तरफ नफरत से देखा। वो बाबर के साथ खड़ा था, उसका दोस्त था। इसका मतलब था कि वो भी इस सब में शामिल था, क्योंकि वो बाबर का दोस्त था। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए बेहतर है इस मामले से दूर रहो, वरना तुम्हारा भी वही हशर करूंगा जो तुम्हारी दोस्त का किया। बाबर उसे सर्द लहजे में धमकाता हुआ जैन की जानिब बढ़ गया, जबकि जैन शाह इन सारी बातों से लाइल्म था जो बाबर और मुस्कान के दरमियान में हुई थी। बाबर ने रोशनी को फोन किया था। रोशनी ने खौफजदा नजरों से मोबाइल की स्क्रीन की जानिब देखा। वो फोन उठाना नहीं चाहती थी, मगर अगले ही पल उसे बाबर की धमकी याद आई थी। उसने रोशनी से कहा था कि अगर उसने फोन नहीं उठाया तो वो उसके घर तक पहुंच जाएगा। इस सोच के आते ही रोशनी ने फौरन ही बाबर का फोन उठा लिया, मगर मुंह से कुछ भी ना बोली। तुमने अपनी दोस्त मुस्कान को हमारे दरमियान हुई सारी बातें क्यों बताई हैं? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ये गलती मत करना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब इस गलती का खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बाबर ने सर्द लहजे में रोशनी से कहा। बाबर की आवाज़ और उसका लहजा सुनकर रोशनी की जान हवा हो गई थी। खौफ के मारे उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल सका। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुस्कान उसकी तरफ से जाकर बाबर से बात करेगी। उसने तो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए मुस्कान को यह सब बता दिया था, मगर यहां तो कहानी ही उल्टी हो गई। बाबर सख्त गुस्से में आ गया था। तुम क्या समझती हो, तुम्हारे इस कदम से मैं डर जाऊंगा? शायद तुम ये बात भूल गई हो कि तुम्हारी नाजेबा तस्वीर और वीडियोस मेरे पास महफूज हैं। अगर मैंने वो इंटरनेट पर डाल दी तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। बाबर ने सख्त लहजे में रोशनी को धमकाया। रोशनी के पैरों में खड़े रहने की हिम्मत भी खत्म हो गई थी। वो वहीं जमीन पर ढह सी गई। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। क्यों मुझ पर यह जुल्म कर रही हो? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, रोशनी ने रोते हुए बाबर से कहा। रोशनी के लहजे में छाई बेबसी सुनकर बाबर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। यही तो वो चाहता था। रोशनी को मुकम्मल तौर पर कमज़ोर करना चाहता था, क्योंकि इसी तरह से वो उसके काबू में आने वाली थी। सोच लो रोशनी, अगर एक बार तुम्हारी तस्वीरें और वीडियो दुनिया के सामने आ गई तो तुम्हारे घर वाले
किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम लोगों को इस दुनिया में छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, इसलिए आइंदा किसी के सामने अपना मुंह खोलने से पहले सोच लेना कि इस बात का अंजाम क्या होगा। बाबर ने उसे धमकी दी थी। रोशनी का पूरा जिस्म कांपने लगा। उसके दिल की धड़कन खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। वो अपने सीने पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। बाबर, क्यों तुम मेरी मोहब्बत की मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? रोशनी ने रोते हुए बाबर से कहा। रोशनी की बात सुनकर बाबर ने कोफ्त से अपनी आंखें मींच लीं। एक तो तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों की यही खामी है, हर चीज को मोहब्बत समझकर बैठ जाती हो। तुम मेरे लिए हमेशा से दिल बहलाने का सामान थी और कुछ नहीं थी। तुम्हारे जैसी कितनी ही लड़कियां मेरी जिंदगी में आकर चली गई, मुझे तो अब तक उनके नाम तक याद नहीं, और तुम मुझसे ये उम्मीद लगाई बैठी हो कि तुम्हारे मुंह से मोहब्बत का नाम सुनकर मैं पिघल जाऊंगा। बाबर का कहकहा फोन में ही गूंजा। उसी लम्हे रोशनी अपनी नजरों में मजीद गिर गई। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मगर तुम प्लीज मेरी तस्वीरें डिलीट कर दो। रोशनी ने बाबर से इल्तिजा की थी। रोशनी, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूं कि वो तस्वीरें और वीडियोस इसी शर्त पर डिलीट होंगी जब तुम मेरी बताई हुई जगह पर आओगी और मेरे कुछ दोस्तों को भी वैसे ही खुश करोगी जैसे तुमने मुझे किया। बाबर ने खबासत से कहा था। बाबर, मैं ये सब नहीं कर सकती, प्लीज मुझ पर रहम करो, मैं मर जाऊंगी, रोशनी ने हिचकियों के दरमियान कहा था। रोशनी की बात सुनकर बाबर को सख्त गुस्सा आ गया। ठीक है, अगर तुम कल रात को मेरी बताई जगह पर ना पहुंची तो परसों सुबह तक तुम्हारी सारी तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होंगी। बाबर ने सर्द लहजे में कहकर फोन रख दिया, जबकि रोशनी सुन सी अपनी जगह बैठी रह गई। आंसू उसकी आंखों से मुसलसल गिर रहे थे। उसे हर तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा था, कहीं कोई रोशनी की किरण नहीं थी। वो खुद रोशनी थी और अब अंधेरों में डूबती जा रही थी। रोशनी की आंखों के सामने उसकी बूढ़ी मां का चेहरा लहराया, जो इस वक्त सहन में बैठी कपड़े धो रही थी। अगर भाभी को यह सब पता चल जाता तो वो ताने दे देकर उसकी मां को मार देती, और भाई तो पहले ही अपनी बीवी की ये बातों पर एतबार करते थे। वो जाने रोशनी के साथ क्या सलूक करते। दूसरी जानिब रोशनी के पास ये रास्ता था कि वो उसके दोस्तों का शिकार बनने के लिए बाबर की बताई हुई जगह पर चली जाए, मगर वो ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपनी ही नजरों में नहीं गिरना चाहती थी। रोशनी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो मजीद अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी। वो अपनी जगह से उठी और उसने साइड टेबल की दराज खोलकर उसमें से नींद की गोलियों की शीशी निकाली। ये वो दवा थी जो उसकी मां इस्तेमाल करती थी। रोशनी ने वो दवा अपनी हथेलियों पर निकाली और साथ ही पानी का ग्लास भरा। उसने नम नजरों से बंद दरवाजे की जानिब देखा और फिर वो सारी दवा एक ही बार में खा गई। कुछ देर तक तो वो सुन सी बैठी रही। उसके बाद उसके जहन पर नींद सवार होने लगी। वो अपनी जगह पर गिरती चली गई। उसे अपने इर्द गिर्द का कुछ होश नहीं रहा था। वो धीरे धीरे अपनी जान की बाजी हारती जा रही थी और उसे बचाने वाला कोई भी वहां मौजूद नहीं था। मुस्कान पर यह बात बिजली बनकर गिरी कि रोशनी ने खुदकुशी कर ली थी। मुस्कान उसी वक्त भागी भागी रोशनी के घर गई और उस वक्त रोशनी की आखिरी रसूमात की तैयारियां चल रही थीं। रोशनी का जस्ते खाकी सहन में रखा था। उसकी मैयत के बराबर में बैठी उसकी बूढ़ी मां खाली खाली नजरों से अपनी बेटी का चेहरा देख रही थी, जो कफन में लिपटा हुआ था। मुस्कान ने आगे बढ़कर बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखकर एक गहरा सांस लिया। उसकी सांसें धूकने की मानंद चल रही थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी आंखें जो कुछ देख रही हैं वो हकीकत है। यह हकीकत बहुत भयानक थी। रोशनी उसकी बचपन की दोस्त थी। वो उसे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती थी? मुस्कान जानती थी कि इस सब के पीछे बाबर और उसके दोस्तों का हाथ है। मुस्कान अब चुप नहीं रह सकती थी।
उसे हक और सच के लिए आवाज उठानी थी। ये खुदकुशी का केस था जिसकी वजह पुलिस भी रोशनी के घर आई हुई थी और घर वालों के बयानात कलम बंद हो रहे थे। पुलिस रोशनी की भाभी शैला से इस सारे मामले की तफसीलात ले रही थी। जब शैला ने पुलिस को बताया कि चंद दिनों से रोशनी का रवैया अजीब सा हो गया था और उसने 2 दिन पहले अपनी दोस्त मुस्कान को अपने घर बुलाया था, वो दोनों बंद कमरे में काफी देर बातें करती रही थी और फिर मुस्कान अपने घर चली गई थी और उसके अगले दिन रोशनी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने उसी वक्त मुस्कान को तलब कर लिया। मुस्कान पुलिस को सारी बात सच सच बताने का फैसला कर चुकी थी। उसे अपनी दोस्त को इंसाफ दिलाना था और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। क्या आप जानती हैं कि रोशनी को किस बात की परेशानी थी और उसकी खुदकुशी करने के पीछे वजह क्या है? एक पुलिस कांस्टेबल ने सर्द लहजे में मुस्कान से पूछा था। मुस्कान ने गर्दन मोड़कर रोशनी की मैयत की तरफ देखा। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। जी, मैं जानती हूं कि रोशनी ने खुदकुशी क्यों की है, मुस्कान ने ठहरे हुए लहजे में कहा। वहां मौजूद सब लोग हैरत से मुस्कान को देखने लगे। सबकी आंखें सवालिया निशान बनकर मुस्कान के वजूद से चिपकी हुई थी। मुस्कान ने थूक निकला। रोशनी की खुदकुशी करने के पीछे बाबर और उसके दोस्त हैं। मुस्कान ने बिना किसी डर और खौफ के बाबर और उसके दोस्तों का नाम लिया था। ये बाबर कौन है और आप उसे कैसे जानती हैं? पुलिस वाले ने गहरी नजरों से मुस्कान को देखते सवाल किया। 2 दिन पहले जब रोशनी ने मुझे अपने घर बुलाया था तो उसने मुझे बाबर के बारे में बताया था। बाबर हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। रोशनी के बताने से पहले मैं भी बाबर को नहीं जानती थी, मगर उसकी बुरी शोहरत की वजह से यूनिवर्सिटी में उसका नाम सुन रखा था। मुस्कान ने आंसू साफ करते हुए कहा। वो पुलिस को सारी बात बता चुकी थी। क्या आप बाबर के दोस्तों का नाम बता सकती हैं जो इस सब में शरीक है? मुस्कान ने गहरी सांस भरी। मैं बाबर के किसी दोस्त को नहीं जानती और ना ही मैं किसी के नाम से वाकिफ हूं, मगर कल जब मैं बाबर से इस बारे में बात करने गई तो वहां बाबर के साथ उसका दोस्त जैन शाह मौजूद था। वो बाबर का गहरा दोस्त है। मुस्कान ने साथ ही जैन शाह का नाम भी लिया था, जबकि जैन शाह के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि बाबर क्या करता फिर रहा है। जैन उस कुमाश का इंसान नहीं था। जब ही बाबर उससे इस किस्म की बातें नहीं करता था, मगर उस रोज वो बाबर के साथ मौजूद था। जब ही मुस्कान ने गलतफहमी की वजह से उसका नाम भी साथ ही ले लिया। पुलिस उसी वक्त हरकत में आ गई थी और बाबर के घर पर छापा मारा था। बाबर के बहमो गुमान में भी नहीं था कि रोशनी ने खुदकुशी कर ली है। वो इस वक्त आराम और सुकून से अपने घर में बैठा था। इस अचानक उफ्ताद पर वो बुरी तरह घबरा गया। पुलिस ने जैन शाह के घर भी छापा मारा और जैन शाह भी उस वक्त घर पर मौजूद था। दोनों को ही मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। अगर उस रोज जैन शाह बाबर के साथ मौजूद ना होता तो मुस्कान कभी भी जैन का नाम नहीं लेती, मगर मुस्कान को गलतफहमी हो गई थी कि इस सब में जैन शाह भी बाबर के साथ शरीक है। जैन का बस इतना कसूर था कि उसने बाबर जैसे शख्स को अपना दोस्त बनाया था। जैन को जब पता चला कि किसी मुस्कान नामी लड़की ने उसका इस मामले में नाम लिया है तो वो हैरान हो गया, क्योंकि हकीकत में उसका इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं था। रोशनी के घर वालों पर तो कयामत टूट गई थी। रोशनी तो चली गई थी, मगर सवालों के जवाब देने के लिए अपनी मां को तन्हा कर गई थी। शैला ने भी अपनी सास को ताने दे देकर उसकी जिंदगी अजीरन कर दी। वो दिन रात रोती रहती थी, जबकि मुस्कान के अब्बू उस पर बेहद गुस्सा हुए। उनकी नज़र में मुस्कान को इस मामले में पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। बाबर और जैन शाह ताकतवर घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। जैन शाह को इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, मगर इस केस ने जैन के मुस्तकबिल पर गहरा असर डाला। वो जेल से बाहर तो आ गया था, मगर हर कोई उसे मुजरिम समझ रहा था। वो किसी को अपनी सफाई भी पेश नहीं कर सकता था। कोई भी
उसकी बात पर जरा बराबर भी यकीन करने को तैयार नहीं था। जैन के दिल में मुस्कान के लिए इंतकामी जज्बात परवान चढ़ने लगे। मुस्कान ने एक गलत फहमी की बदौलत उसका नाम ले लिया और उसके इस कदम ने जैन शाह के किरदार पर बदकिरदारी का ठप्पा लगा दिया था। यूनिवर्सिटी से जैन शाह को इस केस के बाद बरतरफ कर दिया गया। उसका मुस्तकबिल तबाह होने के धाने पर था। उसने अपने मुस्तकबिल के लिए जाने कितने ख्वाब बन रखे थे। वो पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहता था, मगर मुस्कान की गवाही ने उसके मुस्तकबिल को अंधेरों में डिबो दिया। वो पल पल मुस्कान से नफरत करने लगा। मुस्कान यूनिवर्सिटी से घर जाने के लिए निकली थी, मगर रश होने की वजह से वो बस में सवार ना हो सकी थी। उसने पैदल ही अगले स्टॉप तक जाने का सोचा। अभी वो कुछ ही दूर गई थी जब उसे एहसास हुआ कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। खौफ के मारे मुस्कान के दिल की धड़कन खतरनाक हद तक बढ़ गई। वो तेज तेज कदम उठाने लगी, मगर वो गाड़ी बदस्तूर मुस्कान का पीछा कर रही थी। इसी असना में मुस्कान एक कदरे सुनसान गली में दाखिल हुई। वो गाड़ी मुस्कान के सामने आकर रुक गई। मुस्कान को ऐसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। वो भागना चाहती थी, मगर उसके पांव उसका साथ देने से इनकार कर चुके थे। वो खौफ के मारे अपनी जगह जम सी गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक नकाबपोश बाहर निकला। मुस्कान ने सहम कर इर्द गिर्द देखा, मगर वहां कोई नहीं था जो मुस्कान को बचा सकता। उस नकाबपोश ने आगे बढ़कर मुस्कान के चेहरे पर रुमाल रखा। उसमें नशा आवर चीज थी। मुस्कान पल भर में ही बेहोश हो गई। वो अपने होशो हवास खोती वहीं गिरने को थी जब उस शख्स ने मुस्कान को गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा ली। मुस्कान को होश आया तो उसने खुद को किसी के कमरे में बंद पाया। वो कितनी देर तक अपनी जगह पर लेटी रही। उसका सर बहुत बुरी तरह घूम रहा था। उसने बेख्तियार अपने सर को थामा और अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसने कमरे का जायजा लिया। कमरा सफेद और सुरमई रंग के इम्तिजाज से बना हुआ इंतहाई खूबसूरती से सेट किया गया था। मुस्कान खुद को संभालती हुई उठी थी और दरवाजे की सिमत पड़ी थी। उसकी धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर हो गई थीं। इसी असना में मुस्कान की नज़र दीवार गिर घड़ी पर पड़ी और वो सांस लेना तक भूल गई। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। वो इतनी देर तक बेहोश रही थी और उसके घर वाले उसके लिए परेशान हो रहे होंगे। इस सोच के आते ही उसने तेजी से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। मुस्कान नहीं जानती थी कि उसे यहाँ कौन लेकर आया है। वो बुरी तरह से रोने लगी थी। वो जानती थी कि उसके अब्बू दिल के मरीज हैं। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। इसी असना में कमरे का दरवाज़ा खुला और जैन शाह कमरे में आया। बहुत देर लगा दी तुमने होश में आने में। जैन शाह ने मुस्कुराते हुए मुस्कान को मुखातिब किया। मुस्कान अपनी जगह पर जम सी गई। वो इस शख्स का चेहरा कैसे भूल सकती थी। इसी की वजह से तो उसकी अजीज अज जान दोस्त मौत के घाट उतर गई थी और वो कुछ भी ना कर सकी। जैन शाह, मुस्कान के लबों से बेख्तियार इसका नाम निकला। वो नहीं जानती थी कि वो जेल से छूटकर बाहर आ गया है और अब वो उसके सामने अपने सीने पर हाथ बांधे इत्मीनान से खड़ा था। तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? मुस्कान ने खुद को संभालते हुए कहा, मगर वो अंदर से बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा देना चाहता हूं। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसका हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। जैन ने मुस्कान के करीब आते सर्द लहजे में कहा। जैन की बात सुनकर मुस्कान को अपने पैरों तले से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। उसने दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। मुझे यहां से जाने दो। मुस्कान ने खुद को मजबूत जाहिर करने की नाकाम कोशिश की थी, मगर उसका लरसता हुआ वजूद जैन शाह की नजरों से छुपा नहीं रह सका। वो उसके बेहद करीब आ गया। मुझे तुम्हारा ये सुनहरी रंग बहुत पसंद है।
जैन शाह ने दांत पीसते कहा तो मुस्कान दीवार से लगती बेतहाशा रोने लगी। उसे इस वक्त सिर्फ अपने घर वालों की फिक्र थी। अब रोने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें मेरे खिलाफ झूठी गवाही देने से पहले सोचना चाहिए था। जैन शाह ने एक झटके से मुस्कान का बाजू दबोचा और उसे बेड पर धकेला। वो बेड पर मुस्कान को धक्का देते उस पर हावी हुआ तो मुस्कान का जिस्म बुरी तरह लरजने लगा। वो होश खोती जैन के बाजुओं में झूल गई थी। जैन शाह ने जब्त से मुस्कान को देखा। तुम्हारी एक गवाही ने मेरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। अब तुम सारी जिंदगी मेरी बाहों में अजियत बर्दाश्त करोगी। गुस्से से वो मुस्कान के बेहोश वजूद को देखते कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वो निकाहख्वाह और गवाहों का बंदोबस्त कर चुका था। मुस्कान भी होश में आते ही रोने लगी थी। अगर तुमने निकाह से इनकार करने की गलती की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती। जैन ने मुस्कान की कलाई सख्ती से थामते कहा, मुझे मेरे घर जाने दो। मेरे अम्मी अबू परेशान हो रहे होंगे। मुस्कान ने जैन के सामने हाथ जोड़ते कहा था, मगर उसके रोने धोने का जैन पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसका दिल पत्थर हो चुका था। सामने खड़ी लड़की की वजह से उसका मुस्तकबिल बर्बाद हुआ था, तो वो कैसे इस लड़की को इतनी आसानी से छोड़ सकता था। वो जब तक मुस्कान से बदला नहीं ले लेता उसका इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मुस्कान ने लाख इनकार किया मगर जैन शाह ने उसकी एक भी ना सुनी। अगर तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी तो तुम यहां से नहीं जा सकती। जैन ने इत्मीनान से सोफे पर बैठते कहा और फिर कुछ देर बाद मुस्कान जैन शाह के निकाह में थी। मुस्कान का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, मगर जैन ने उस पर बिल्कुल तरस नहीं खाया था। वो उसे उसी कमरे में बंद करके वापस जा चुका था। वो रोती से सकती रह गई मगर जैन पर कोई असर नहीं हुआ। निकाहख्वाह और गवाहों को रुखसत करके जैन वापस कमरे में आया। मुझे मेरे घर जाने दो। मेरे अब्बू दिल के मरीज हैं, वो मर जाएंगे। उनके साथ तो ये जुल्म मत करो। मुस्कान ने जैन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्यों, तुमने मुझ पर रहम किया था जब पुलिस के सामने बिना सोचे समझे मेरा नाम लिया था। उस वक्त तुमने सोचा था कि इस सब की वजह से मेरे मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा। जैन ने नफरत भरी निगाहों से मुस्कान को देखते पूछा, मैंने पुलिस को झूठी गवाही नहीं दी थी। मैंने सच कहा था। उस रोज जब मैं बाबर से बात करने आई थी तो उसने तुम्हारी तरफ इशारा किया था और कहा था कि वो अपने दोस्तों के सामने रोशनी को पेश करना चाहता है। वो भी तो किसी की बेटी थी जो अब जिंदगी की बाजी हार गई है। तुम लोगों की वजह से वो मर गई है। मुस्कान ने भी नफरत से जैन की तरफ देखते कहा। मुस्कान की बात सुनकर जैन का दिमाग घूम गया। वो अब भी जैन को ही मुजरिम समझ रही थी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। मैं बाबर और रोशनी के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानता था और ना ही मैं बाबर के उन दोस्तों में शामिल हूं जो रोशनी का फायदा उठाना चाहते थे। जैन ने मुस्कान का बाजू सख्ती से थामते हुए एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा। मुस्कान साकित सी उसे देखकर रह गई। क्या उसने जैन शाह के साथ वाकई गलत कर दिया था? वो उसे छोड़कर कमरे से निकल गया। मुस्कान की सारी रात आंखों में कटी थी। अगले दिन भी वो उसी घर में बंद रही। दरवाजे पर गार्ड्स खड़े थे। वो उनसे बचकर इस घर से जा नहीं सकती थी, जबकि जैन जैसे उसे वहां लाकर भूल ही गया था। मुस्कान को यहां रहते एक हफ्ता होने को आ रहा था। सोच सोचकर उसका दिमाग फटा जा रहा था कि उसकी गैर मौजूदगी की वजह से उसके अम्मी अब्बू कैसे होंगे, मगर वो यहां रहकर कुछ नहीं कर सकती थी। यहां तक कि उसका मोबाइल भी उसके पास नहीं था। आखिरकार एक हफ्ते बाद जैन घर आया। मुस्कान उसे देखते ही अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। अगर तुम इस सारे मामले में शामिल नहीं थे तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। मैंने जो कुछ किया गलत फहमी की वजह से किया, मगर तुम
जानते पूछते हुए मुझ पर यह जुल्म नहीं कर सकते। प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो। मुस्कान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। वो जैन के सामने हाथ जोड़ते फूट फूट कर रो दी। मैंने तो अपनी दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए यह सब किया था, मगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें जानते पूछते फंसाया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुस्कान बेतहाशा रो रही थी। उसी लम्हे जैन को एहसास हुआ कि बाबर ने उसके साथ ये सब कुछ जानकर किया था। मुस्कान की इसमें कोई गलती नहीं थी। जैन ने सुर्ख नजरों से मुस्कान की तरफ देखा। एक हफ्ते में उसका बुरा हाल हो गया था। रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो हर लम्हा रोती रही हो। ठीक है, पहले अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूं। जैन ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। जैन की बात सुनकर मुस्कान एक बार फिर से जी उठी थी। वो जल्दी से अपने आंसू साफ करके जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद मुस्कान अपने घर के सामने मौजूद थी। वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर अपने घर की तरफ बढ़ी। घर का दरवाजा खुला हुआ था। मुस्कान अंदर दाखिल हुई तो मुस्कान के अब्बू उसे देखते ही अपनी जगह से खड़े हो गए, जबकि मुस्कान की अम्मा बिल्कुल साकित उसे देख रही थी। जहां से आई हो वहीं वापस लौट जाओ। अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। हम सबको बता चुके हैं कि हमारी बेटी मर गई है। मुस्कान के अब्बू ने उसे देखते ही करख्त लहजे में कहा। मुस्कान के कदम पत्थर के हो गए थे। उसने बेयकीनी से अपने बाप की सिमत देखा। अम्मा, ये अब्बू क्या कह रहे हैं? मुस्कान ने अपनी मां को मुखातिब किया तो वो अपने दुपट्टे में चेहरा छुपाए रोने लगी। जैन शाह भी उधर ही आ गया था, मगर मुस्कान के अब्बू ने उसकी एक ना सुनी और उसे हाथ से पकड़कर घर से निकाल दिया। जैन ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया गया था। मुस्कान रोती हुई जैन के साथ वापस आ गई थी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे अम्मी अब्बू मुझसे नफरत कर रहे हैं। वो मुझे घर से भागी हुई लड़की समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं मैं उनकी इज्जत की परवाह किए बगैर घर से चली गई। मुस्कान दोनों हाथों में सर थामे बुरी तरह से रोने लगी, जबकि जैन शाह लब भेंचे उसे देखकर रह गया। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। मुस्कान की जैसी हालत हो रही थी, जैन शाह को डर था कि कहीं मुस्कान भी रोशनी की तरह अपनी जिंदगी को ख़त्म ना कर डाले। उसे जल्द अज जल्द सब कुछ ठीक करना था, मगर अभी मुस्कान के अब्बू बहुत गुस्से में थे। वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जैन ने उनसे बात करने का फैसला किया था। वो मुस्कान को बताए बगैर उसके घर गया और इस वक्त उन दोनों के सामने सोफे पर बैठा था। इन सब में मुस्कान की कोई गलती नहीं। वो घर से भागी नहीं थी। मैंने ही अपना बदला लेने के लिए उसे अगवा किया था। जैन ने नदामत से सर झुकाए हुए कहा, आप लोग प्लीज मुस्कान को माफ कर दें। उसकी हालत बहुत खराब है। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मगर मैं नहीं जानता था कि मुझे बाबर ने इस सब में फंसाया है। जैन ने नदामत से सर झुकाए हुए कहा था। वो दोनों कुछ देर तक तो जैन को देखते रहे, मगर माँ बाप थे, कब तक अपनी बेटी से नाराज रह सकते थे। आप लोग मेरे साथ चल के और उससे मिल लें। उसकी तबीयत बहुत खराब है। जैन ने उम्मीद से उन दोनों की तरफ देखते कहा। कुछ देर बाद मुस्कान के माँ बाप उसके पास मौजूद थे। मुस्कान उनके गले से लगकर बेतहाशा रोई थी। कुछ देर बाद वो दोनों जाने के लिए उठ खड़े हुए। मुस्कान, तुम दोनों का निकाह जिस भी हालत में हुआ है, मगर वो तेरा शौहर है। तुझे अब उसके साथ ही जिंदगी गुजारनी है। उसके साथ खुश रहने की कोशिश कर। मुस्कान की अम्मी ने जाते जाते उसे समझाया था। मुस्कान एक ठंडी सांस भरकर रह गई। उसे अब अपने माँ बाप के लिए इस घर में रहना था। जैन कमरे में आया तो मुस्कान सोफे पर पांव ऊंचे किए बैठी थी। मुस्कान, मुझे अपनी गलती का एहसास है,
मैंने बस गुस्से में ये कदम उठा लिया था। जैन ने उसके सामने बैठते हुए बेबसी से कहा था, जबकि मुस्कान सर हिलाकर रह गई। उसे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। मुस्कान ने सोफे की पुश्त पर सर रखते हुए अपनी आंखें मूंद ली थी। वो जानती थी कि वक्त हर जख्म का मरहम है। ये जख्म भी भर ही जाएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।